इमेजिन करते हैं आपने अपना एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू कर लिया, आपने प्रोडक्ट सिलेक्शन किया, आपने मैन्युफैक्चरिंग अरेंजमेंट्स किए, आपको एक बायर भी मिल गया। आप अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, तभी आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे एक मेल आता है, प्लीज सेंड द बेस्ट कोटेशन फॉर दिस प्रोडक्ट एट जेबल अली पोर्ट CIF दुबई UAE। आपने जैसे ही मेल देखा, आप खुश हुए कि देखो कोट मांगा गया है, बायर मिल गया है मेरे को, और नाउ आई हैव रिसीव्ड द एक्सपोर्ट ऑर्डर। लेकिन यहां पे आप क्या करेंगे, आपकी खुशी जो है थोड़ी देर में थोड़ी सी कम हो जाएगी जब आप देखेंगे CIF, क्योंकि आपको पता ही नहीं CIF टर्म्स क्या होती हैं। जब आप CIF टर्म को नहीं जानते तो आप अपना कोटेशन नहीं बना पाओगे। यहाँ आप क्या करोगे, आप गूगल पे जाओगे, आप थोड़ा बहुत सर्च करोगे CIF के बारे में और आप अपनी कोटेशन बना के बायर को भेज दोगे। ये वो मूवमेंट है जहां पे आप गलती करोगे, बिना टर्म्स को जाने आप क्योंकि कोटेशन भेज देंगे, और जहां आपका प्रॉफिट वाला डील होना चाहिए था वहां आपका डील जो है वो लॉस वाला कन्वर्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं कि CIF होता क्या है। दोस्तों, CIF एक टर्म है जो कि इनको टर्म्स में आती है। इनको टर्म इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स, जो कि इंटरनेशनल बिजनेस में काम आती है। ये बायर और सेलर के बीच में एग्रीमेंट होता है। ये कुछ टर्म्स होती हैं, जनरल जो टर्म्स मानी जाती हैं, जो सप्लाई रिलेटेड जो है आपकी टर्म्स हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं CA नीतीश छाबड़ा आपका स्वागत करता हूं अपनी सीरीज में, जिसका नाम है स्टार्ट योर जर्नी टू एक्सपोर्ट्स। अगर आप इससे पहले की वीडियो नहीं देख पाए हैं या आपने नहीं देखी है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, इससे पहले हम सीरीज में डिस्कस कर चुके हैं कि आप कैसे एक्सपोर्ट के बिजनेस को शुरू करेंगे, किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे। हमने एक प्रैक्टिकल केस स्टडी भी करी थी जिसमें हमने देखा था किस तरह से प्रैक्टिकली आप प्रोडक्ट सिलेक्शन में एक फ्रेमवर्क बनाएंगे और उस फ्रेमवर्क में अपने प्रोडक्ट को इवेल्युएट करेंगे। देन हमने समझा ITCHS कोड क्या होता है, ITCHS कोड में प्रोडक्ट की आइडेंटिटी को समझा हमने। नाउ इन कंटिन्यू टू दैट हम डिस्कस करने वाले हैं इनको टर्म्स। इनको टर्म्स क्या होती हैं, इनको टर्म्स कैसे काम करती हैं, और इस वीडियो में हम सब कुछ प्रैक्टिकली समझेंगे किस तरह से प्रैक्टिकली इनको टर्म्स जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं और किस तरह से आप इसके साथ साथ ये समझ सकते हैं कि कब आपका प्रोडक्ट जो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपोर्ट की खत्म हो जाती है, कब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट होकर बायर के पास चली जाती है, कौन कॉस्ट को बियर करने वाला है, आपकी शिपमेंट से रिलेटेड जो कॉस्ट होती है उसको कौन बियर करने वाला है, जो इंश्योरेंस की कॉस्ट होने वाली है शिपमेंट की वो कौन बियर करने वाला है। सब कुछ इसी में वीडियो में आपको मिलने वाला है, तो बने रहिए इस वीडियो में और इस जर्नी में हमारे साथ। इनको टर्म्स, जिसको कि हम बोलते हैं इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स, ये एक किस्म से सेलर और बायर के बीच में एग्रीमेंट है जो डिफाइन करता है कि आपके डिलीवरी से रिलेटेड कॉस्ट रिस्क को कौन बियर करने वाला है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी क्या रहने वाली है। अगर इसको सिंपल टर्म्स में बोले, ये भी कहा जा सकता है कि कौन क्या करेगा, कौन क्या पे करने वाला है और रिस्क किसका होगा। इन सब चीजों को डिफाइन करती है इनको टर्म्स। सपोज करते हैं, आप इमेजिन करिए आप इंडिया में हैं और आपको एक जर्मनी से ऑर्डर आता है, आप बिजनेस कर रहे हैं कोई शू मैन्युफैक्चरिंग का, आपको जर्मनी से ऑर्डर आया कि शू का एक्सपोर्ट आप जर्मनी में करना चाहते हैं। तो एक बार मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पूरी होती है तो डिलीवरी से रिलेटेड आपके पास क्या क्या स्टेप्स आते हैं हम इसको समझने वाले हैं। सबसे पहले आपका जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पूरा हुआ आपकी फैक्ट्री में, देन ये जो प्रोडक्ट है आपका पैकेज होके सबसे पहले एक लोकल ट्रांसपोर्ट के जरिए जाएगा आपके पोर्ट के ऊपर, फिर पोर्ट पे फॉर्मेलिटीज क्लियर करेंगे, देन ये पोर्ट से आपकी शिप में जाएगा। शिप जो है आपका जो डेस्टिनेशन पोर्ट है वहां तक आपके प्रोडक्ट को लेके जाएगी। डेस्टिनेशन पोर्ट्स पे जो है आपकी एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो है, जो बायर का इंपोर्ट हो गया उससे रिलेटेड जो फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद फिर जो
बायर के वेयर हाउस तक प्रोडक्ट जाएगा, वहां पे भी जो है फ्रेट वगैरह पे किया जाएगा, लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, जो लोकल ट्रांसपोर्ट वहां पे आपके बायर की रहेंगी वो होंगी। देन फाइनली वो बायर के वेयर हाउस तक पहुंचेगा। ये सारे स्टेप्स जो हैं आपके एक्सपोर्ट में रहने वाले हैं डिलीवरी से रिलेटेड। तो दोस्तों इन सारे स्टेप्स में जो इनको टर्म्स आती हैं वो रहेंगी, टोटल 11 रूल्स आपके डिफाइंड हैं इनको टर्म्स 2020 के अकॉर्डिंग। तो अगर आप समझने की एंगल से देखेंगे तो इसमें जो टोटल आपके इनको टर्म्स आने वाली है 11 में से जो मेजर आपकी रहने वाली है, CIF क्या होता है, एक्सवर्क क्या होता है, आपका CFR क्या होता है, FOB क्या होता है, यहां आपको सब कुछ समझना पड़ेगा। इसमें अगर 11 रूल्स में से देखा जाए तो 7 रूल जो हैं आपके ट्रांसपोर्टेशन से, लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट से रिलेटेड रहते हैं, जनरल जिसको बोलेंगे, और उसके साथ में जो 4 रूल्स ऐसे हैं जो स्पेसिफिकली सीवे जो आपका लॉजिस्टिक है उसके साथ लिंक करते हैं। तो 7 और 4 11, इस तरह से 11 रूल्स आपके टोटल बनेंगे, जिसमें कि सबसे पहले अगर आप डिस्कस करने वाले हैं तो उसमें एक्स वक्त सबसे पहले आएगा। आपका बायर आपको अप्रोच करता है, आपका बायर आपको कहता है कि जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरी रहेगी, जितना भी रिस्क है वो मेरा रहने वाला है, आप बस अपनी फैक्ट्री के बाहर हमें प्रोडक्ट दे दीजिए, आप अपनी फैक्ट्री से हमारे प्रोडक्ट को दे दीजिए, हमारा ही ट्रांसपोर्टेशन, लोकल ट्रांसपोर्टेशन हमें प्रोडक्ट को जो है अपना आपका जो पोर्ट है वहां तक लेके जाएगा, अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी करके एक्सपोर्ट की और इंपोर्ट फॉर्मेलिटीज सारी की सारी जो है आपका बायर ही पूरी करने वाला है। तो यहाँ पे वो एक्स वर्क के जरिए चलेगा। यहाँ आपकी कॉस्ट जो है मिनिमम रहने वाली है, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिनिमम रहेगी। आप सिर्फ अपनी प्रोडक्ट की जो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तक कोई लगाएंगे और अपने बायर को आप अपना कोटेशन दे देंगे। तो एक्स वर्क जो है कॉमन टर्म आ गई। इसके बाद में इसमें जो दूसरी टर्म आएगी वो रहेगी FCA, फ्री करियर। फ्री करियर में आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्स वर्क से थोड़ी सी ज्यादा रहने वाली है, बिकॉज आपका जो बायर है वो डिमांड कर रहा है कि आपकी डिलीवरी जो है एक पर्टिकुलर प्लेस तक आप देने वाले हो, जो कि कुछ भी हो सकता है, या तो आपके बायर का नॉमिनेटेड पर्सन उससे ले सकता है, या जो कैरियर है आप वहां तक भी उसको दे सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन मोड जो होगा वहां तक डिलीवरी भी आप दे सकते हो। इसमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म है कि आप किस डेस्टिनेशन तक जो है अपनी डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। एक एग्जांपल लेते हैं, आपका बायर बोलते हैं FCA फ्री करियर ICD तुगलकाबाद, दैट मीन्स जो है ICD तुगलकाबाद तक आपको जो है डिलीवरी देनी है उस डेस्टिनेशन तक। बाद में जो जितनी भी एक्सपोर्ट से रिलेटेड फॉर्मेलिटीज हैं वो सारी की सारी आपका जो है बायर ही गियर अप करने वाला है, वो पूरी करने वाला है। इसके बाद जो नेक्स्ट आती है टर्म वो आने वाली है CPT, कैरियज पेड टू। कैरियर पेड टू में क्या होगा, आपका बायर आपको बोलिए कैरियर जो है वो आपको पे करना है उसके बिहाफ पर, या कैरियर पे करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप रिस्क भी अपने जो है अपने आप को बियर कर रहे हो। यहाँ पे रिस्क जो है आपके बायर का हो सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे टर्म ये डिफाइन करेगी जो कैरियर पे करना है वो आप करने वाले हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आने वाली है CIP की, कैरियर एंड इंश्योरेंस पेड टू। इसमें क्या होने वाला है, जो कैरियर है वो भी आप पे करोगे, लेकिन आपका बायर आपसे एक एक्स्ट्रा डिमांड कर रहा है, जो इंश्योरेंस से रिलेटेड कॉस्ट है वो भी आप बियर कर लीजिए और इंश्योरेंस भी आप पे कर दीजिए। सो CIP में कैरियर प्लस इंश्योरेंस दोनों मिल जाएंगे तो CIP की टर्म बन जाएगी। जो अगली टर्म आती है वो है DAP, डिलीवरी एट प्लेस। डिलीवरी एंड प्लेस पे जो आपका बायर है आपसे डिमांड करेगा कि आप अपने प्रोडक्ट की जो डिलीवरी है एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन प्लेस जो बायर का होगा वहां तक करेंगे। यहाँ पे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं डिलीवरी की, लेकिन इंपोर्ट फॉर्मेलिटीज जो होंगी वो आपका बायर ही करेगा, वो फॉर्मेलिटीज आपको नहीं करनी है। सो ये DAP की टर्म्स है। अगर इसके बाद अगली टर्म को आप समझेंगे वो आएगी DPU। DPU का मतलब हो गया डिलीवर्ड एट प्लेस अनलोडेड। यहां पे
आप बायर के वेयर हाउस तक प्रोडक्ट को अनलोड करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। अनलोडिंग की जिम्मेदारी आपकी हो गई। डीएपी प्लस में अनलोडिंग अगर जुड़ जाएगा तो वो डीपीयू हो जाएगा। सो बड़ी क्लियर सी टर्म है, डिलीवरी एट द टाइम ऑफ अनलोडिंग। जब आप अनलोड कर दोगे वहां पे डिलीवरी कंप्लीट होगी। इसके बाद जो टर्म आती है, बड़ी मेजर टर्म आती है, वो है डीडीपी। डीडीपी जो आपकी आएगी, ये हो गया डिलीवरी ड्यूटी पेड। इसमें जो भी इंपोर्ट्स की ड्यूटी है, इंपोर्ट्स की फॉर्मेलिटी है डेस्टिनेशन कंट्री में, वो भी आपकी रहने वाली है। सो बायर चाहता है कि मैं बिल्कुल भी कोई सरदर्दी नहीं लेना चाहता, किसी तरह का मैं किसी तरह का एफर्ट ही नहीं लगाना चाहता इंपोर्ट में, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की हो, तब वो आपसे डीडीपी की डिमांड करते हैं। आपको बड़े समझ के डीडीपी की जो टर्म्स के ऊपर एग्री करना चाहिए, क्योंकि डीडीपी की जो टर्म होती है यहाँ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा रहती है, क्योंकि जिस कंट्री में आपका माल शिप हो रहा है, जहां पे आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपको उसके बारे में, लॉस के बारे में ज्यादा नहीं पता होता, आपको कस्टम ड्यूटी स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता होता। जब आप डीडीपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं तो डेस्टिनेशन कंट्री की आपको जो है कस्टम रिक्वायरमेंट्स को फुल करना होता है। तो इस वजह से इट इज नॉट रिकमेंडेबल कि आप डीडीपी के ऊपर बहुत जल्दी एग्री करो। आप समझो डीडीपी में अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं तभी डीडीपी पे एग्री करिए, अदरवाइज आप डीडीपी पे एग्री मत करिए। सो अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो था 7 इनकोटर्म्स को हमने डिस्कस किया। अब हम 4 इनकोटर्म्स जो स्पेसिफिकली सी एंड इनलैंड वाटरवे की जो ट्रांसपोर्ट से रिलेट करती हैं, इन इनकोटर्म को डिस्कस करेंगे। उन इनकोटर्म में जो सबसे पहले इनकोटर्म आती है वो है FAS, फ्री अलोंगसाइड द शिप। इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहने वाली है, आप अपनी जो गुड्स हैं, आप अपने एक्सपोर्ट प्रोडक्ट को जो आपका वेसल है उसके साथ में जो है शिप जो आपका है वहां पे डिलीवर कर देंगे। जो बोर्डिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बोर्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके बायर की रहने वाली है, वो आपकी नहीं होगी। सो FAS में आप अपनी बोर्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, लेकिन इसके बाद जो अगली टर्म आएगी वो होगी FOB, जो बड़ी कॉमन टर्म है FOB टर्म। यहाँ आप जो आपका पोर्ट ऑफ शिपमेंट है वहां पे आप डिलीवरी देंगे, शिप के ऊपर ऑन बोर्ड करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी रहने वाली है FOB में। FOB के बाद जो अगली टर्म आने वाली है वो आएगी CFR। यहां पे आपका बायर आपसे डिमांड करता है ऑन बोर्ड होने के बाद जो वेसल का फ्रेट है वो भी आप पे करेंगे। CFR कॉस्ट जो है फ्रेट की वो आप बियर करने वाले हैं CFR में। देन CFR के बाद जो अगली टर्म आती है वो है CIF, कैरियज इंश्योरेंस एंड फ्रेट। CIF में आप जो है अपना इंश्योरेंस की कॉस्ट भी बियर करते हैं और फ्रेट की कॉस्ट भी बियर करते हैं, आप डेस्टिनेशन जो भी आपका है वहां तक की। यहाँ आपका बायर आपसे डिमांड करते हैं इंश्योरेंस भी आप पे कर दे और आप अपना जो है फ्रेट जो कैरियज का है उसका, जो आपके सी कैरियज का वेसल का जो फ्रेट है वो भी आप पे कर दें। सो ये 4 इनलैंड वाटरवे की जो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जो है इनको टर्म्स है। यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अगर आप कैरियज के टाइम पे कर रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कैरियज के साथ साथ रहेगी, या इंश्योरेंस जो है आप पे कर रहे हैं तो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, रिस्क आपका रहने वाला है। रिस्क जनरली जो यहाँ पे होता है वो ट्रांसफर हो जाता है एट द टाइम ऑफ ऑन बोर्ड। जब आपके गुड्स जो है ऑन बोर्ड हो जाएंगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वहां पे आपकी खत्म हो जाती है और आपके बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरली शुरू हो जाती है। सो ये आपकी जो इनको टर्म्स है वो यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। 11 इनको टर्म्स जो है, अगर आप इसको बड़े सिंपल सी भाषा में समझना चाहते हैं तो आप बड़े सिंपल से समझ सकते हैं। जो इनको टर्म्स शुरू होंगी वो आपकी एक्स वर्क से शुरू होंगी, जहां से आपके प्रोडक्ट की शुरुआत होती है डेस्टिनेशन आपके बायर की तरफ। सबसे पहले आपका प्रोडक्ट बनेगा, मैन्युफैक्चर होगा और फैक्ट्री से बाहर निकलेगा, तभी आपकी फर्स्ट इनको टर्म आएगी एक्स वर्क की। उसके बाद जो आपकी आएगी FCA की आएगी, कि आप फैक्ट्री में ना देकर किसी एग्री डेस्टिनेशन जो पर आप जो है डिलीवरी दे देंगे, वो FCA की आपकी आ जाएगी।
देन आपके ऊपर आएगा सीपीटी कैरियज पेड टू, आप कैरियज को भी आप पे करेंगे तो कैरियज पेड टू आ जाएगी। सीआईपी, देन उसके बाद में आप इंश्योरेंस भी पे कर देंगे तो सीआईपी हो जाएगा। इसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं, बायर आपसे बोलता है कि डेस्टिनेशन प्लेस पे डिलीवरी आप देंगे तो डेस्टिनेशन तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हो जाएगी, यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। फिर आती है डीपीयू, अनलोडिंग भी आपकी जिम्मेदारी हो गई तो वहां डीपीयू हो गई। अब इसके बाद में आती है डीडीपी, अगर सारी की सारी बायर के बिहाफ पे इंपोर्ट भी आप खुद करने वाले हैं, इंपोर्ट फॉर्मेलिटीज बायर के एंड पे सारी करने वाले हैं तो वो हो गई आपकी डीडीपी। तो यहाँ पे 7 इनकोटर्म कंप्लीट हो जाती है। एक जो वाटरवे से रिलेटेड जो आपकी इनकोटर्म्स हैं वो क्या है, एफओबी फ्री ऑन बोर्ड करवाने की जिम्मेदारी आपकी है तो वो एफओबी हो गई। अगर आप शिप के लॉन्ग साइड देते हैं एफएस हो गया। अगर आप कैरियज पे करते हैं ओशन का देन सीएफआर हो गया। अगर आप इंश्योरेंस भी पे कर देते हैं तो सीआईएफ हो गया। तो ये सारी की सारी अगर आप कॉमनली समझेंगे तो इनको टर्म्स जो है आपकी सारी की सारी यहाँ कवर हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी सारी की सारी 11 इनको टर्म्स थी जिनको आपने समझा। तो जब आपने ये सारी इनको टर्म्स समझ ली, अब आप अपने पुराने वाले क्वेश्चन पे आए जहां पे आपको बायर ने आपसे सीआईएफ वैल्यू मांगी थी दुबई पोर्ट तक की। अब यहाँ पे आपको क्योंकि सीआईएफ के बारे में समझ आ चुकी है तो आप क्या करेंगे, आपको समझ आ गई कि आपको जितनी भी लोकल ट्रांसपोर्टेशन है वो भी अरेंज करनी है, आपको ओशन फ्रेट जो है वो भी पे करना है, आपको इंश्योरेंस भी पे करना है। नाउ आपको जो आपका वर्क है वहां तक तो आपको पता ही होगा कि मैन्युफैक्चरिंग में जो भी पैकेजिंग में आपको खर्चा आने वाला है आप सारा को जानते ही होंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो भी आपकी कॉस्टिंग है उसको कैलकुलेट करेंगे, आप कोटेशंस लेंगे, आप अपने जो कैरियज होगा वो भी लेटेस्ट कैरियज की कोटेशन लेंगे, ओशन फ्रेट से रिलेटेड आप इंश्योरेंस से रिलेटेड कोटेशन लेंगे, आप उसको जोड़ेंगे अपने एक्स वर्क की वैल्यूज के अंदर। देन अपना जो आपको मार्जिन चाहिए होता है आप वो मार्जिन जोड़ेंगे और एक कोटेशन बना के आप अपने बायर को देंगे ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रॉफिटेबल ही रहे, आपका जो एक्सपोर्ट ऑर्डर है वो लॉस में ना जाए और एक प्रॉफिटेबल एक्सपोर्ट ऑर्डर की तरह आपके लिए काम करे। इसको अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे समझना चाहें तो आप समझिए, मान लीजिए 2 एक्सपोर्टर हैं जो इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं, सेम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक राहुल और एक अमित। यहां पे सेम बायर ने कोटेशन मांगा राहुल से भी और अमित से भी। राहुल से जब कोटेशन मांगा गया, राहुल को बोला गया कि सीआईएफ प्रोडक्ट जो है हमें दुबई पोर्ट तक दे दीजिए। राहुल ने सीआईएफ को जाने बगैर जो है अपनी एक्स वर्क में रफली एक इंश्योरेंस का जो है वैल्यू जोड़ दिया और रफली एक फ्रेट को जोड़ लिया और अपना कोटेशन जो है बायर को दे दिया। और वो जो कोटेशन था बायर ने उस पर जो है डील डन कर दी और जब एक्सपोर्ट हो गया और बायर के अकाउंट में पैसा आया, सेलर के अकाउंट में सॉरी, जो पैसा आया वो देखा तो अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट जो राहुल था उसको नुकसान में दिखा, नुकसान में ऑर्डर गया। क्यों? क्योंकि उसका जो इंश्योरेंस का आइडिया था और जो फ्रेट का आइडिया था वो गलत था, जो एक्चुअल फ्रेट और इंश्योरेंस था उससे कहीं ज्यादा था। इस वजह से राहुल ने उस ऑर्डर के ऊपर जो है लॉस बुक किया। नाउ सेम ऑर्डर में जब अमित के पास ये ऑर्डर गया था, अमित ने क्या किया, अमित ने लेटेस्ट जो है वो कोटेशंस ली, इंश्योरेंस की भी लेटेस्ट जो फ्रेट था ओशन फ्रेट उसकी कोटेशन ली, ट्रांसपोर्टेशन की बाकी जो रिक्वायरमेंट थी उसकी भी कोटेशंस ली। उसने प्रॉपर जो है प्रॉफिट मार्जिन सेट करके ऐसा एक कोट तैयार किया जिसमें कि उसका अपना प्रॉफिट मार्जिन भी बना रहे और जो उसका बायर है उसको भी कॉस्ट ज्यादा ना पड़े। इस तरीके से एक बेस्ट कोटेशन सेट करके जब अमित ने वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया तो जब एक्सपोर्ट प्रोसीड्स अमित के पास आती हैं तो अमित देखता है कि वो प्रोडक्ट एक्चुअल में प्रॉफिट में गया। सो राहुल ने जब अमित से पूछा तूने ऐसा क्या किया जो मैंने नहीं किया, फिर अमित ने अच्छे से समझाया, मैंने जो है इनको टर्म्स को अच्छे से समझा था, मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से समझा था, मैंने उसको समझ के अपनी कोटेशन तैयार करी थी, इस वजह से जो है मेरा जो ऑर्डर था वो प्रॉफिटेबल रहा। लेकिन तुमने जो है इनको टर्म्स को नहीं समझा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझा, इस वजह से तुम जो हो लॉस में गए। सो दोस्तों इनको टर्म्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आपको समझना पड़ेगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी रहने वाली है
ताकि आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉफिट बुक करेंगे या लॉस बुक करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये आपके दिमाग में रहना चाहिए इनकोटर्म्स को डिसाइड करते हुए। कभी भी ऐसी इनकोटर्म मत चूज कर लेना जो कि आप फुलफिल ना कर सको, जिसको आप समझते ना हो। आप ऐसी ही इनकोटर्म को जो है डिसाइड करना, जब भी एक्सपोर्ट का ऑर्डर आता है आपने एक्सेप्ट करना है ऑर्डर, आप उसी इनकोटर्म्स के ऊपर एक्सेप्ट करें जिसको आप जानते हैं, जिसको आप समझते हैं, जहां पे आप अपने प्रॉफिट्स को मैनेज कर सकते हैं। अदरवाइज आप ऐसी कोई इनकोटर्म्स को डिसाइड मत कर लेना जहां पे आप कल को फंस जाए एक्सपोर्ट के ऑर्डर में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको सही में एक्सपोर्ट से रिलेटेड ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसी ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें हमारी इस एक्सपोर्ट की जर्नी के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।